करने वाले रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस एंड ये हमारा पहला चैप्टर है हमारी 20 मिनट सीरीज़ का। तो इस चैप्टर को हम 20 मिनट्स में ख़त्म करेंगे। तो मेल वाला पार्ट आता है। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमारा टेस्टिस होता है, सेकेंडरी होता है एक्सेसरी डक्ट्स हो गए, ग्लैंड्स हो गए, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया हो गया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया बेसिकली पीनिस को बोलते हैं। एंड देन ये टेस्टिस स्क्रोटम में होती है। स्क्रोटम में क्यों होती है? एब्डोमेन के बाहर क्यों होती है? ताकि क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए इन्हें 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है बॉडी के टेम्परेचर से, ताकि ये स्पर्म प्रोड्यूस कर सके। ये ना एब्डोमेन से बाहर ये एब्डोमेन से बाहर इंगुइनल कैनाल के थ्रू निकलती है। अगर ये इंगुइनल कैनाल से ना निकल पाए तो फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड फ्रॉम इंगुइनल कैनाल, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टोक्रेडिज्म। ये एक डिजीज़ होती है, ठीक है। तो अब ये ओवल इन शेप होती है, इनकी लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होती है, विथ 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। ये कवर्ड होते हैं डेंस कवरिंग के थ्रू। अब ईच टेस्टिस, हर टेस्टी है ना, वो सराउंड होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया से, और उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपार्टमेंट्स होते हैं। 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिन्हें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहा जाता है, जिसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल बोलते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल वही जगह है जहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, मतलब कि यहाँ पे स्पर्म्स बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, उसके बाद रीटे टेस्टिस है, और ये जो ये दिख रही है ये ट्यूबुलर रेक्टा है, फिर रीटे टेस्टिस है। उसके बाद हमारा ये वास इफ्रेंशिया है, फिर एपिडिडाइमस है, फिर वास डेफरेंस है। पहले वास इफ्रेंशिया आएगा, फिर वास डेफरेंस आएगा, ठीक है। अब कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं रिमूवल ऑफ टेस्टिस। ये कैस्ट्रेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें रिमूवल ऑफ टेस्टिस कर देता है। अब देखो, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का अंदर का डायग्राम है। यहाँ पे सर्टोली सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया होता है। सर्टोली सेल्स बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्म्स को, और स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो स्पर्म बनते हैं आगे जाके। यही वो सेल्स हैं जो स्पर्म बनते हैं प्यूबर्टी पे। और इसके बाद लेडिक सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि एक मेल का हार्मोन होता है, ठीक है। अब हमारे पास पीनिस आ जाती है। अब देखो, यहाँ पे टेस्टिस है, यहाँ से वास डेफरेंस निकलेगी, वास डेफरेंस, उसके बाद एक एम्पुला वाला रीजन आएगा और सेमिनल वेसिकल आएगी। सेमिनल वेसिकल अपनी सिक्रीशन छोड़ेगी, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड आएगा, वो अपना सिक्रीशन छोड़ेगा। यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट बन जाती है, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये आगे प्रोस्टेट ग्लैंड से जाएगा, फिर कॉपर्स या फिर बल्बोइलेथरल ग्लैंड भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये भी सिक्रीशन छोड़ेगा, फिर आगे जाके यहाँ पे ये पीनस है। ये देखो, ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये ग्लांस पीनस को बोलते हैं। इन लार्ज पोर्शन वो ग्लांस पीनस होता है। और फोर स्किन होती है जो रिट्रैक्टेबल होती है, जैसे हमारी एल्बो की स्किन है ना, वैसी उसे बोलते हैं रिट्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन, ठीक है। ये ग्लांस पीनस हो गया हमारा। और इसकी जो ओपनिंग होती है, यहीं से वो यूरिन भी निकलता है और यहीं से सीमेन भी निकलता है। इसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं इसकी ओपनिंग को, ठीक है। और ये वास डेफरेंस है, ये ब्लैडर के ऊपर लूप बनाती है, ठीक है। अब ये जो ये सर्कमसिजन एक प्रोसेस होता है, रिमूवल ऑफ फोरस्किन, जिसमें फोरस्किन हटा देते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सीमेन क्या होता है। सीमेन देखो, स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड्स। अब स्पर्म अकेला नहीं निकल सकता, उसे फ्लूइड मीडियम चाहिए, उसके लिए सिक्रीशन करते हैं ग्लैंड्स। इनकी सिक्रीशन में फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम होते हैं, ठीक है। अब स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ 3 ग्लैंड सीमेन प्रोड्यूस करता है। 3 ml सीमेन निकलता है पर इजैकुलेशन, जिसमें 2 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं, ठीक है। अगर 20 मिलियन स्पर्म पर ml, देखो 2 से 300 मिलियन स्पर्म किसमें पर 3 ml, तो 1 ml में 100 स्पर्म हो गए। बट अगर 1 ml में 20 से कम है तो उसे लो स्पर्म काउंट कहते हैं, यानी कि ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं इसे, ठीक है। और जो कॉपर्स ग्लैंड या फिर बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है वो ल्यूब्रिकेशन में हेल्प करती है, ताकि स्मूथली स्पर्म्स पेनिट्रेट हो पाएँ, ठीक है, स्मूथली वो फ्लो कर पाएँ। अब ये जो स्पर्म्स है, इनमें से 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए और 40% विग्रेसली मोटिलिटी होनी चाहिए, मतलब नॉर्मल शेप एंड साइज हो और मूव करते हो, मोटिलिटी का मतलब होता है। अब ये स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो एक बारी, ठीक है। इसके ऊपर एक्रोसोम होता है जिसके अंदर एंजाइम होते हैं, जिसकी वजह से ये ओवम होता है ना, उसके अंदर घुस पाता है, ठीक है। इसका जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड है,
ठीक है। और उसके बाद ये इसका पूरा हेड था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, ये पूरा हेड था। फिर नेक आ जाती है, फिर मिडल पीस में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ताकि इसकी टेल मूव कर पाए। ठीक है। अब हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये पहले तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में होती है। हमारा स्पर्मेटोगोनिया ये माइटोसिस करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर फर्स्ट मायोसिस होगी। फर्स्ट मियोसिस में रिडक्शनल होती है तो ये 2n से n हो जाएगा, देखो 2n से n हो जाएगा। फिर सेकेंड मियोसिस होगी, फिर स्पर्मेटेड बनेगा जो डिफ्रेंशिएट करके स्पर्मेटोजोआ बनेगा। ये देखो ये हमारा स्पर्मेटोगोनिया, ये माइटोसिस करेगा, 2 बने। ठीक है। फिर ये वो बने प्राइमरी, ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है, यहाँ पे फर्स्ट मियोसिस हुई है और 2 हमारे स्पर्मेटोसाइट्स बन गए सेकेंडरी। फिर वो आगे करेंगे तो 4 स्पर्मेटेड्स बनेंगे और उसके बाद 4 स्पर्म बन जाएंगे। ये स्पर्मेटेड से स्पर्म कैसे बनते हैं, क्योंकि ये सटोली पे जाते हैं और वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं। अब ये ना सटोली से अब इनको अलग भी तो आना है, सटोली से थोड़ी चिपके रहेंगे, इनको बाहर भी तो जाना है, तो वो सेपरेशन होती है बाय स्पर्मिएशन। उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन बोलते हैं। अगर देखो तुम्हें एक्स अमाउंट ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे रखा है ना, ये न्यूमेरिकल के लिए, अगर तुम्हें एक्स स्पर्मेटोसाइट दे रखा है तो 4x स्पर्म्स होंगे। जैसे तुम्हें मान लो 25 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट दे रखा है तो इसका मतलब 25 × 4 मतलब 100 स्पर्म्स बनेंगे। अगर तुम्हें एक्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे रखा है, मतलब मान लो 50 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट दे रखा है तो 2x हो जाएगा, यानी 100 स्पर्म्स बनेंगे। अगर मान लो तुम्हारे 100 स्पर्म्स बने हैं तो कितनी मियोसिस हुई होंगी, 100/4 कर देंगे, यानी कि 25 मियोसिस में हमारे 100 स्पर्म्स बनते हैं। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, क्योंकि GnRH होता है, हाइपोथैलेमस का एक हार्मोन होता है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो वो चैप्टर एक बार ही रिवाइज कर लेना। ठीक है। एंड ये देखो GnRH का ना, जो GnRH होता है ना वो बढ़ जाता है प्यूबर्टी के टाइम, बढ़ेगा तो हाइपोथैलेमस से जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी का ना, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये स्टिमुलेट करता है और गोनाडोट्रोफिन रिलीज करता है, 2 ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये LH लेडिक सेल्स को बोलेगा कि भाई तुम टेस्टोस्टेरोन वगैरह बनाओ, एंड्रोजन्स बनाओ। ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है जो मैनलीनेस के लिए वो होता है, जैसे बाल ज़्यादा आते हैं लड़कों के, आवाज़ भारी होती है, तो वो लेडिक सेल्स जो होते हैं वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करते हैं, तो वो टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। अब सोटोली सेल्स का फंक्शन हमने पढ़ लिया कि ये ना यहाँ पे नरिशमेंट देंगे, ये नरिशमेंट दे रहे हैं स्पर्मेटेड्स को ताकि वो स्पर्म बन सके, और ये FSH सटोली सेल को एक्टिवेट करता है। ठीक है। और वो फिर आगे ये FSH सटोली सेल पे एक्ट करता है, और जो आगे फिर हमारे फंक्शंस मतलब न्यूट्रिएंट्स वो डेवलप कर लेता है। ठीक है। तो ऐसे हम अब आते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ये फीमेल का पेल्विक में होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यहाँ पे ओवरीज होता है, सेकेंडरी होता है ओविडक्ट, यूट्रस एंड एवरीथिंग। ठीक है। ओवरीज का 2 काम होता है, एक तो ओवम बनाती हैं, ठीक है, जो इसका रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और ये ओवेरियन हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जो अगेन रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। ये 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है, और ये पेल्विक वॉल यानी पेल्विक वो रीजन होता है जो लेग्स के ऊपर वाले तुम्हारा रीजन हो गया वो पेल्विक रीजन होता है। ठीक है। तो कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट, यूट्रस और पेल्विक वॉल से ये लिगामेंट्स के थ्रू जुड़ी होती है ओवरी। ईच ओवरी एपिथेलियम से कवर्ड होती है। ठीक है। अराउंड ओवेरियन स्ट्रोमा। ठीक है। आउटर कॉर्टेक्स इनर मेडुला, ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसका। ठीक है। इस पर बाद में आएंगे। अब फेलोपियन ट्यूब पे आ जाता है, ये 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। अब तुम यहाँ देख रहे हो ये हमारी ओवरी है, यहाँ पे ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे फिम्ब्री बोलते हैं। फिम्ब्री के ऊपर ये है, इसे इनफंडिबुलम बोलते हैं, उसके ऊपर एम्पुला है। एम्पुला कोई भी ऐसे बड़ा सा रीजन होगा ना, ठीक है, उसको हम एम्पुला बोलते हैं। उसके बाद इस्थमस है। ठीक है। अब देखो ओवरी यहाँ से आएगी और इसके फिम्ब्री पे एक ओपनिंग होती है जिसे ओस्टियम बोलते हैं, वहाँ से ओस्टियम से फिम्ब्री इसको आगे ले जाएंगे ओवरी को, इनफंडिबुलम में, एम्पुला में, इस्थमस में। फिर ये यहाँ पे आ जाएगा यूट्रस में, यूट्रस से आता है यहाँ पे सर्विक्स है। ठीक है। और उसके बाद वजाइना है। ये जो दिख रही है ना तुम्हें ये चीज़, ये सर्विकल कैनाल है और ये वजाइनल कैनाल है। वजाइनल कैनाल और सर्विकल कैनाल मिलके बर्थ कैनाल बनाती है जहाँ से बच्चा बाहर निकलता है। ठीक है। तो अब ये देखो ये यूट्रस की वॉल है, इसमें सबसे आउटर लेयर पेरिफेरी पे है तो इसे पेरीमेट्रियम बोलेंगे। मिडल में जो है
उसको हम मायोमेट्रियम बोलेंगे, एम फॉर मिडल, एम फॉर मायोमेट्रियम, अंदर में जो है अंदर एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखो मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स, मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करती है। जब बेबी निकलता है ना वो कॉन्ट्रैक्शन होती है, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है बॉडी पे, कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से बेबी बाहर निकलता है। और एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन वगैरह में होता है, ठीक है। अब हम आते हैं फीमेल जेनिटेलिया पे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये एक स्किन होती है ऊपर जिसे मॉन्स प्यूबिस का कहते हैं, और उसके ऊपर प्यूबिक हेयर होते हैं। अब ये देखो, ये लेबियम मेजोरिया है एंड ये लेबियम माइनोरा है, ठीक है। अब इसके ऊपर होता है हमारा क्लिटोरिस, और यहाँ पे हमारा है यूरेथ्रा, और नीचे है वेजाइनल ओपनिंग। अब वेजाइनल ओपनिंग और यूरेथ्रा अलग होता है। मेल में एक ही डक्ट होती है ना, एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है, जिसे यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। उसी से यूरिन निकलता है, उसी से सीमेन निकलता है, बट यहाँ पे अलग है। यहाँ पे वजाइना अलग है, यूरेथ्रा अलग है, और एनस यहाँ पे नीचे होगी, तो 3 होल्स हैं फीमेल में, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में वेस्टिबुलर ग्लैंड भी होता है जो लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ओपनिंग ऑफ वजाइना, वजाइना जो होता है ना वो कवर्ड होता है हाइमन से। मतलब हाइमन से पार्शली कवर्ड होता है। अब हाइमन ना ब्रोकन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइमन वाला पार्ट, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब ये हाइमन टूट सकता है इंटरकोर्स के टाइम, तुमने टैम्पन्स पहने तो टूट सकता है, किसी फॉल वगैरह की से टूट सकता है, या फिजिकल एक्टिविटीज़ जैसे हॉर्स राइडिंग वगैरह, साइकिलिंग एंड ऑल से टूट सकता है। अब लोग मानते थे कि हाइमन नहीं है तो मतलब फीमेल इज़ नॉट अ वर्जिन, शी हैज़ हैड intercourse with someone, but that's not true. Hymen is not a reliable indicator of virginity, ठीक है। अब हम आते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पे। यहाँ पे देखो एल्वियोलाई होती है, ये पहले तो मेमोरी लोब है, ऐसे ऐसे तुम्हें दिख रहे हैं, ये मेमोरी लोब है, इसके अंदर एल्वियोलाई होती है। एल्वियोलाई लंग्स वाली और ये वाली अलग है, ठीक है, ये एल्वियोलाई है। अब यहाँ पे तुम देख रहे हो ऐसे ऐसे मेमोरी डक्ट है, फिर आगे जाके लैक्टिफेरस डक्ट आ जाती है, ठीक है। और ये निप्पल है तुम्हारा, यहाँ पे निप्पल के साइड में जो डार्कन रीजन होता है उसे एरियोला बोलते हैं। और यहाँ पे फैट डिपॉजिट है जिसकी वजह से सबके साइजेस अलग अलग होते हैं। और ठीक है, यहाँ पे जो है ये पेक्टोरलिस मेजर है, मसल है जिसके आगे ये लगा हुआ है, ठीक है। एंड इसका देखो मिल्क का पाथवे क्या होता है, इन मैमल्स होता है। एल्वियोलाई से मेमोरी ट्यूब्यूल्स में जाएगा, फिर मेमोरी डक्ट में, फिर मेमोरी एम्प्यूला में, फिर लैक्टिफेरस डक्ट में, फिर निप्पल में, ठीक है। और यहाँ पे 50 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ठीक है। अब देखो मेमोरी लोब के अंदर ये सारा कुछ है, ठीक है। एल्वियोलाई में प्रोड्यूस होगा, फिर मेमोरी ट्यूब्यूल्स में, फिर मेमोरी डक्ट, एम्प्यूला, लैक्टिफेरस डक्ट, फिर निप्पल, ठीक है। अब oogenesis क्या होता है, ये oogon या 2n पे, ठीक है, माइटोसिस होगी, प्राइमरी oocyte बनेगा। ये अंदर ही हो रहा है, जब वूम्ब में बेबी फीटस है ना तभी ये सब हो रहा है। ये फर्स्ट मियोसिस के डिप्लोटीन स्टेज पे सस्पेंड हो जाएगी, डिप्लोटीन प्रोफेज 1 पे रुक जाएगी है, ठीक है। तुमने डिप्लोटीन पढ़ा ना प्रोफेज 1 में क्या होता है सेल डिवीजन में, उधर ये रुक जाती है प्यूबर्टी पे। फिर आगे क्या होता है, आगे फिर मियोसिस कंटिन्यू होती है और ये सेकेंडरी oocyte बन जाता है और फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाती है। जो पोलर बॉडीज़ होती है ना वो मर जाती हैं, ठीक है। तो ये सेकेंडरी oocyte बन के रहेगा ऐसे ही, बट फिर जैसे ही स्पर्म आएगा और इसके साथ फर्टिलाइज करेगा ना तो ओवम बन जाएगा और ये सेकेंड पोलर बॉडी बन जाएगी, सेकेंड पोलर बॉडी अगेन मर जाएगी, ठीक है। अब ये फॉलिकुलर एट्रीजिया क्या होता है, डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल, मतलब जैसे बूढ़ी होती जाती है ना एक फीमेल, उसका आ जाता है मेनोपॉज, मतलब अब वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती एग्स, नाउ शी इज़ नॉट फर्टाइल एनीमोर, ठीक है। तो फीमेल्स की एक टाइम क्लॉक होती है फॉर रिप्रोडक्शन, मैन कैन रिप्रोड्यूस एट एनी एज ऑफ देयर लाइफ बट फीमेल्स कांट, ठीक है। अब फॉलिकुलर जेनेसिस क्या होता है, ये देखो ये प्राइमरी oocyte है हमारा, उसके आसपास ग्रैनुलोस सेल बन जाएंगे, तो ये प्राइमरी फॉलिकल हो गया। अब ये सेम प्राइमरी फॉलिकल है बट उसके ऊपर हमने थीका सेल्स की लेयर चढ़ा दी, तो सेकेंडरी फॉलिकल। अब ये थर्ड, यहाँ पे देखो ये इसके ऊपर हमारा एक जोना पेलिसिडा आ गया सेकेंडरी फॉलिकल के ऊपर, और ग्रैनुलोसा सेल्स है, और ये एक कैविटी बन जाती है इधर, ये एक खाली कैविटी है जिसके अंदर फ्लूइड फिल्ड कैविटी है एक, ठीक है, जिसे एंट्रम बोलते हैं। और इसका जो थीका था वो 2 लेयर में डिवाइड हो चुका है, इनर थीका, आउटर थीका। ये एक और बार सुन लो, ये सेकेंडरी oocyte है जिसके ऊपर जोना पेलिसिड है,
उसके ऊपर ग्रैनुलोज सेल है और यहाँ पे एक कैविटी बन चुकी है जिसे एंट्रम बोलते हैं, जिसके अंदर फ्लूइड है। ऊपर से जो थीका के सेल्स थे वो दो में डिवाइड हो गया, एक इनर थीका एक आउटर थीका। इसे बोलते हैं टर्शरी या फिर ग्राफिन फॉलिकल, टर्शरी या फिर ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, जिनको ये समझ नहीं आया एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब हम इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में बनता है, फिर वो टर्शियरी फॉलिकल होता है, फिर टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होता है, फिर उसका सेकेंडरी ऊसाइड ना बाहर आ जाता है, टर्शियरी फॉलिकल का सेकेंडरी ऊसाइड बाहर आ जाता है, इसे ओव्यूलेशन बोलते हैं। और फिर कॉर्पस ल्यूटियम बच जाता है, जो फिर बाद में कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है, जो वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये आउटर वाला पोर्शन कॉर्टेक्स है, इनर वाला मेड्यूला है, और ये बीच में ट्यूनिका एल्बुजिना है जो हमने उधर भी पढ़ी थी मेल रिप्रोडक्शन में भी, और बाहर इसके जर्मेनियल एपिथेलियम की वो है। ठीक है, एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये देखो, ये सीलिएटेड एपिथेलियम होता है इसके अंदर जो यूट्रस होता है, और ये जो ऊपर वाला तुम देख रहे हो ना, इस जगह को हम उसको फंडस बोलते हैं, और यहीं पे हमारा प्लेसेंटा वगैरह बनता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन जो होती है वो एम्पुला में होती है, ओवरी की फर्टिलाइजेशन। अगर ओवरी एम्पुला में और स्पर्म भी एम्पुला में आए तो ही फर्टिलाइजेशन होगी, अगर यूट्रस वगैरह में तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, ओवरी प्लस सीमेन जब ये दोनों मिल जाते हैं तो स्पर्म कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, हमने यहाँ पे पढ़ा है जोना पेलुसिडा एक लेयर होती है इधर, तो उसके अंदर एक्रोसोम होते हैं, एंजाइम होते हैं जो उसको चीड़ के आगे निकल जाते हैं। ठीक है, और उसका जो मेम्ब्रेन है ना, जोना पेलिसिडा का जो मेम्ब्रेन है उसमें चेंजेस कर देते हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्पर्म नहीं आ सकते। बस एक स्पर्म आया, उसने जोना पेलिसिडा को तोड़ा, अंदर गया, फिर उसने मेम्ब्रेन का मटेरियल ही चेंज कर दिया, जिसकी वजह से चेंज इन मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से और स्पर्म्स नहीं आ सकते, एक से ज़्यादा स्पर्म नहीं आ सकता, दस प्रिवेंटिंग पॉलीस्पर्मी। पॉलीस्पर्मी क्या होता है, पॉलीस्पर्मी मतलब 2 या 3 स्पर्म अंदर आ जाए, लाइक एक उसके, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा सेकेंड देखो हमने बोला था ना, जैसे स्पर्म एंटर करेगा फिर सेकेंड मियोसिस होगा और ओवम बनेगा, राइट। तो सेकेंड मियोसिस होगा, ये देखो ये आया, ये जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट बना, फिर वो आगे माइटोसिस करता जाएगा, ये 2n होता है जाइगोट, ये दोनों n होते हैं, ये जाइगोट 2n होता है, माइटोसिस करेगा, बहुत सारी सेल बनाएगा। और 18 to 16 ब्लास्टोमर्स है, ब्लास्टोमर्स मतलब छोटे छोटे सेल्स, तो वो मोरुला कहलाएंगे हम इसको। फिर अगर वो आगे और डिफ्रेंशिएट हो गया, मतलब उसने अलग लेयर बना ली ट्रोफोब्लास्ट की बाहर, और अंदर एक सेल का मास है, इसे इनर सेल मास बोलते हैं, और एक खाली जगह जिसे ब्लास्टोसील बोलते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये अब जाके एंडोमेट्रियम में इम्प्लांट हो जाएगा, मतलब एंडोमेट्रियम में यहाँ जाके चिपक जाएगा, और फिर ये ग्रो करते करते एक बेबी बन जाएगा, फीटस बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब देखो ये हमारा सेकेंडरी ऊसाइड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, एक बार ये देख लो, यहाँ पे देखो ये है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके अंदर ये छोटे छोटे कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये न्यूक्लियस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोरोना रेडिएटा उसकी बाहर की लेयर है, उसके अंदर इसकी ये देखो पेरीविटलाइन स्पेस है, और ये हाइलोरोनिक एसिड से बना है यहाँ पे, और यहाँ ये देखो ये जोना पेलिसिडा है। अब ये जो स्पर्म आता है वो कोरोना रेडिएटा और जोना पेलिसिडा को तोड़ देता है, और फिर बाकी स्पर्म्स की एंट्री ब्लॉक कर देता है। अब हम आते हैं टॉपिक प्रेगनेंसी, वो होती है जिसमें कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए, एक्सेप्ट फॉर दिस इज़ लाइक कहीं भी इम्प्लांटेशन हो जाए एक्सेप्ट फॉर यूट्रस, जैसे फलोपियन ट्यूब में होगी, कहीं और होगी। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ये होता है ना हमारा यूट्रस, ठीक है, उसका ऊपर फंडस होता था, मैंने बताया था, उसकी वॉल, और ये जो हमारा है ना यूट्राइन टिश्यू और हमारा क्रॉनिक विलाई जो मतलब फीटस है वगैरह, वो ऐसे इंटरजेनिटेशन मतलब एक के दूसरे के अंदर ऐसे फिट हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे इंटरडिजिटेशन होते हैं, ये बना के ना प्लेसेंटा बना देता है। प्लेसेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड से अटैच होता है बेबी के थ्रू। ठीक है, ये अब ऑक्सीजन सप्लाई करता है बेबी को, एक्सक्रीशन वेस्ट वगैरह उसका बाहर निकालता है, और उसे फूड और खाना वगैरह देता है, और इम्यूनिटी भी देता है। जो इम्यूनिटी एंटीबॉडी वगैरह प्लेसेंटा के थ्रू आती है उसे IgG बोलते हैं। ठीक है, अब प्लेसेंटा एज एंडोक्राइन टिश्यू, अब ये कुछ हार्मोन भी सिक्रीट करता है, जैसे HCG।
ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोफिन। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, जिससे प्रोजेस्टेरोन बनता है और जो एंडोमेट्रियम की लेयर है ना वो थिक हो जाती है, ठीक है, और म्यूकस वगैरह फॉर्म अ प्रोटेक्टिव प्लग, ठीक है, अराउंड द बेबी। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ये मेमोरी ग्लैंड होता है ना जो ब्रेस्ट वगैरह, उसकी साइज़ को बढ़ा देता है ताकि मिल्क प्रोडक्शन हो पाए। रिलैक्सिन, अब ये सॉफ्टनिंग एंड रिलैक्सिन ऑफ प्यूबिक सिम्प्लाइसिस। अब ये ना एक बोन टाइप होती है, तुमने बॉडी मूवमेंट्स चैप्टर होगा तुम्हारे 11th में, तुमने उसमें पढ़ा होगा, याद करने की कोशिश करो। ऐसे बोन होती थी, उसको ना सॉफ्ट कर देता है ताकि जब पार्चुरेशन हो, बेबी बाहर निकले तो वो बोन टूट वगैरह ना जाए, ठीक है। अब ये एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोलैक्टिन बेसिकली मिल्क सिक्रीट करने वाला होता है। उसके बाद थायरॉक्सिन एंड कॉर्टिजोल, इन सबको इंक्रीज कर देता है। अब HCG, HPL एंड रिलैक्सिन, ये सारे सिर्फ HCG, HPL एंड रिलैक्सिन ये सिर्फ प्रेगनेंसी के थ्रू, जब प्रेगनेंसी का टाइम होता है तभी ये हार्मोन्स रिलीज होते हैं। स्टेम सेल्स, ये सारे ऑर्गन्स वगैरह टिश्यूज़ होते हैं, बेबी के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिससे ही सारे ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। तो अब बेबी के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं, ये स्टेम सेल्स हर ऑर्गन या टिश्यू को राइज दे सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम टोटिपोटेंसी बोलते हैं। अब ये 3 टाइप्स के होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन वगैरह, एक्टोडर्म नर्वस सिस्टम ब्रेन वगैरह को बनाएगा, ठीक है। मेसोडर्म मसल्स, ब्लड, कनेक्टिव टिश्यूज़, ब्लड वेसल्स को बनाएगा। एंडोडर्म गट, लिवर, पैनक्रियाज ऐसे ऑर्गन्स को बनाएगा। अब हमारा फीटस कुछ ऐसा दिखता है, इसके बाहर एक वो होती है लेयर जिसे एमनियन बोलते हैं, और इसके अंदर देखो ये पूरा फ्लूइड से बड़ा होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। इसको सक आउट करके ना इंजेक्शन से डॉक्टर पता कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जेंडर भी पता कर सकते हैं। बट जेंडर पता करना इंडिया में बैन है क्योंकि फीमेल फीटिसाइड जो थे, मतलब फीमेल्स को मार देते थे। जब पता चलता था फीमेल बेबी है तो उसको किल कर देते थे, ठीक है। अब हम आते हैं जेस्टेशन पीरियड्स इन ह्यूमन, 9 मंथ्स, मतलब बेबी अंदर फीमेल की वूम में 9 मंथ्स के लिए रहता है, वो ग्रो करता है 9 मंथ्स में। तो 9 मंथ्स में कैसे ग्रो करता है? पहला ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ 4 वीक के अंदर अंदर उसका हार्ट फॉर्म होता है, ठीक है। सेकेंड मंथ यानी कि 8th वीक के अंदर अंदर उसका मतलब लिम्स एंड डिजिट्स, मतलब हाथ पाँव और फिंगर्स वगैरह बन जाती हैं। उसके बाद 3rd मंथ यानी कि 12 वीक के अंदर अंदर उसका ऑर्गन सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स जैसे वेजाइना हो गया, पीनस हो गया, वो बन जाता है और ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में मंथ होते हैं हमारे 5 और 6 और वीक 20-24। 5th मंथ में वो हिलना शुरू कर देता है, बेबी किक मारना शुरू कर देता है ना, जैसे मूवीज़ वगैरह में देखा होगा। तो वो फर्स्ट मूवमेंट होती है कौन से मंथ में? 5th मंथ में। और उनके सिर पे हेयर भी आने लग जाते हैं। एंड 6th मंथ में उनके फाइन हेयर बॉडी पे आने लग जाते हैं, आईलिड्स, आई लैशेज बनने लग जाते हैं। और 9th मंथ में फीटस फुली डेवलप हो जाता है। जब फीटस फुली डेवलप हो जाता है तो दैट इज़ टाइम फॉर डिलीवरी, जो कि न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होता है। न्यूरो मतलब ब्रेन, एंडोक्राइन मतलब हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है। अब पहले तो छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। अब इससे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है पिट्यूटरी से, जो यूट्राइन के मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब स्ट्रांगली पहले तो माइल्ड होती है, छोटी मोटी होती है, फिर स्ट्रांग होती है, फिर ये और ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करेगा, मतलब और दर्द होगी, फिर और ये आपस में ऐसे करते रहते हैं जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता। और बेबी जब बाहर आएगा तो प्लेसेंटा भी और अम्बिकल कॉर्ड भी बाहर आ जाती है और अम्बिकल कॉर्ड को काट देते हैं बेबी से। और जब ये प्लेसेंटा वगैरह बाहर आता है तो 1 मंथ नॉन स्टॉप ब्लीडिंग होती है, क्योंकि सारा एंडोमेट्रियम वगैरह सारा शेड करना होता है। और जो ये होता है ना वेजाइनल ओपनिंग, वो 10 to 20 सेंटीमीटर बड़ी हो जाती है। नॉर्मली इट इज़ पी साइज्ड, ठीक है, पी साइज्ड होती है। बट जब बेबी डिलीवर करना होता है 10 to 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑलमोस्ट जितना एक स्केल होता है तुम्हारा नॉर्मल, लाइक ये वाला स्केल है ना, इतना बड़ा होना पड़ता है, लाइक टू गेट अ बेबी आउट, इतना बड़ा होना पड़ता है। पी साइज इतने से इतना बड़ा करना पड़ता है वजाइना को टू एक्सपेल आउट अ बेबी। उसके बाद लैक्टेशन होती है, मिल्क प्रोडक्शन, ये 6 महीने तक होती है मिनिमम।
प्रोलैक्टिन एक हार्मोन होता है जो मिल्क की फॉर्मेशन करता है। फिर ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है जो मिल्क की एग्जेक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन मिल्क एजेक्शन करता है और बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करता है। फर्स्ट मिल्क जो होता है ना वो येलो कलर का होता है जिसे कोलेस्ट्रम बोलते हैं। ये बहुत हेल्दी होता है बेबी के लिए। इसमें बहुत सारे प्रोटीन होते हैं और एंटीबॉडी होते हैं जिसे IgA बोलते हैं। तो हमें प्लेसेंटा से IgG एंटीबॉडी मिली थी, कोलेस्ट्रम से IgA मिली थी। वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ फीमेल प्राइमेट्स में होती है जैसे मंकी, एप्स वगैरह, ठीक है। और ये प्यूबर्टी पे शुरू होती है जिसे मेनार्क कहते हैं, और ये पॉज होती है जब 50 या 70 ईयर्स के हो जाते हैं जिसे मेनोपॉज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये 28 to 29 डेज़ की साइकिल होती है। ये स्टार्ट होती है मेंस्ट्रुअल फेज से। अब पहले तो ये देख लो, यहाँ पे देखो ये हमारी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ये यूट्रस की सबसे इनर वॉल होती है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है। ये पहले तो शेड होगी। शेड क्यों होगी? क्योंकि जो ओवरी है उसको स्पर्म नहीं मिला, ठीक है, उसको स्पर्म नहीं मिला तो ये एंडोमेट्रियम शेड हो जाएगी। और जो इसके अंदर ब्लड वेसल्स थी ना वो भी एंडोमेट्रियम के साथ शेड हो जाएंगी, तो ब्लीडिंग होगी। और ये 3 to 5 डेज तक लास्ट करती है। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुई इसका रीज़न हो सकता है प्रेगनेंसी, स्ट्रेस या फिर पुअर हेल्थ। पुअर हेल्थ मतलब PCOS वगैरह तुम्हें कोई डिसीज़ है, ठीक है। उसके बाद फॉलिकुलर फेज पे आ जाते हैं। ये देखो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी एंड टर्शरी फॉलिकल। ये क्या होते हैं बेसिकली? ये देखो तुम्हारा ऐसे कोई प्राइमरी oocyte है, उसके आसपास ग्रैनुलोसा सेल्स की लेयर है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। अब इसके ऊपर हमने थीका सेल्स की एक और लेयर लगा दी तो ये सेकेंडरी फॉलिकल बन गया। अब ये थीका सेल्स डिवाइड हो गए, इनर थीका, आउटर थीका, तो ये टर्शरी या फिर ग्राफिन फॉलिकल बन गया और इसके अंदर एक कैविटी भी बन जाती है। ये हो गया हमारा टर्शरी फॉलिकल। इसमें थीका डिवाइड हो गया और एक कैविटी आ गई, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। इसमें फॉलिकल्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, मैच्योर हो रहा है फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल से टर्शरी या फिर ग्राफियन फॉलिकल बन गया। और ये एंडोमेट्रियम है ना, ये लाइनिंग दोबारा ग्रो कर रही है, ये रीजनरेट हो रही है। और LHS FSH जो हार्मोन्स होते हैं वो भी रिलीज़ हो रहे हैं। ये क्या होते हैं? अब हाइपोथैलेमस है वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ करता है जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे जाता है, जो FSH और LH रिलीज़ करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब देखो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? फॉलिकल्स की ग्रोथ बढ़ाता है और ये एस्ट्रोजन रिलीज़ करता है। एस्ट्रोजन रिलीज़ करेगा तो एस्ट्रोजन में हमने पीक देख ली और फॉलिकल्स जो है फॉलिकल्स की ग्रोथ करा रहे, तो फॉलिकल्स की ग्रोथ हो गई। FSH की वजह से फॉलिकल्स की ग्रोथ हुई, ठीक है। और LH क्या होता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम की उसमें हेल्प करता है, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के बनने में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया फॉलिकुलर फेस कर लिया। इसमें फॉलिकल्स ग्रो करेंगे, एंडोमेट्रियम की लेयर ग्रो करेगी, एस्ट्रोजन का पीक देखेंगे हम और LH FSH भी बढ़ने लगेंगे। और ओव्यूलेशन के फेज में आ जाते हैं। 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है। इसमें क्या होता है? ये ग्राफियन फॉलिकल है ना, इसका ये जो है ये रप्चर हो जाएगा और इससे सेकेंडरी oocyte बाहर निकल आएगा। और इसमें LH और FH दोनों की पीक देखने को मिलती है, ठीक है। ये 14th डे पे हुआ है, सेकेंडरी oocyte बाहर आ गया। ये देखो 14th डे पे LH एंड FSH की पीक, सेकेंडरी oocyte बनते हैं। ये फर्टिलिटी का पीरियड होता है। इस पीरियड में अगर स्पर्म आएगा तो ईजिली फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। अब हम आते हैं ल्यूटिल फेज में। इसमें एंडोमेट्रियम की लाइनिंग सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो अब ये कॉर्पस ल्यूट्रम बनेगा। ये कॉर्पस ल्यूट्रम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को बड़ा कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन रिलीज़ करेगा जिससे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बड़ी हो जाएगी। इसे बोलते हैं हम ल्यूटियल फेज। ये 14 डेज़ का एग्जैक्ट होता है। अगर तुम्हें बोलो X डेज़ दिया और तुम्हें ओव्यूलेशन पीरियड निकालना है, ठीक है, X डेज़ की साइकिल है तो उसमें से 14 माइनस कर दो तो तुम्हें डे ऑफ ओव्यूलेशन पता लग जाएगा, ठीक है। अब अगर देखो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई तो दोबारा मेंस्ट्रुएशन होगी और ये साइकिल दोबारा रिपीट करेगी, ठीक है। तो अब हम दोबारा इसको देख लेते हैं। फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल्स बढ़ेंगे, ओव्यूलेशन में सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाएगा और ल्यूटियल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम हमारा डिजनरेट होगा। अब और एंडोमेट्रियम कॉर्पस ल्यूटियम, अब देखो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुएशन में शेड होगी, फॉलिकल में दोबारा बनेगी और ल्यूटियल फेज में ये सबसे ज़्यादा बड़ी हो जाएगी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग। और एस्ट्रोजन 2 बारी पीक हिट करता है पूरे उसमें, एक ये देखो ओव्यूलेशन के आसपास और एक ल्यूटियल फेज के आसपास। एंड प्रोजेस्टेरॉन की एक ही पीक है और वो है ल्यूटियल फेज में।
FSH और LH अपनी पीक कहाँ हिट करते हैं? ओव्यूलेशन के टाइम FSH एंड LH अपनी पीक हिट करते हैं। तो यह था, पहले मेंस्ट्रुएशन होती है, फिर फॉलिकुलर फेज, फिर ओव्यूलेशन, फिर ल्यूटिल फेज। आई होप आई एम क्लियर विद एवरीथिंग।